हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल ओरिएंटेड चैप्टर जिसका नाम है ई वे बिल। अब गाइज ई वे बिल क्या चीज़ होती है? ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि जब आप गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह पर आप सेल कर रहे हो या किसी और रीज़न की वजह से भी उस चीज़ को ट्रांसफ़र कर रहे हो, उस केस के अंदर आपको ई वे बिल जनरेट करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि ट्रांसपोर्ट के बीच में अगर आपके गुड्स को इंस्पेक्शन की जाए, रोक के पकड़ा जाए, तो उनको पता हो कि भाई ये गुड्स कहाँ से निकले हैं, किसके पास जा रहे हैं, उन गुड्स के ऊपर जीएसटी पे किया गया है या नहीं, चार्जेबल थे अगर तो इन सब चीज़ों को ट्रैक करने के लिए आपके लिए यहाँ पर ई वे बिल का ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है। तो इस प्रोसीजर को देखते हैं अच्छे से डिटेल के अंदर कि इसमें क्या क्या है, किन किन बातों का आपको इस चीज़ के अंदर ध्यान रखना है। तो गाइस सबसे पहले तो अगर आपका जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि भाई क्या ई वे बिल हर इंसान को फाइल करना ज़रूरी है, सबके लिए मैंडेटरी है या नहीं? तो भाई सबसे पहली बात तो ये है कि ई वे बिल तभी लगेगा अगर उसकी जो अमाउंट है, जो आप गुड्स आगे कंसाइनमेंट आगे जो भेज रहे हो, उसके अमाउंट जो है वो 50,000 या उससे ज़्यादा है। नाउ द क्वेश्चन इज कि इस 50,000 के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा और क्या क्या एक्सक्लूड होगा। तो भाई 50,000 के अंदर हमारे पास जो भी इसके ऊपर जीएसटी लग रहा है, वो किसी भी फॉर्म में, सीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, कुछ भी लग रहा है, उन सबको इंक्लूड करके, ध्यान से सुनिएगा, हर जगह एक्सक्लूड होता है। दिस इज द ओनली प्लेस जहां पर ये इंक्लूड होता है। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, हर चीज़ को इंक्लूड करने के बाद जो आपकी अमाउंट निकल के आएगी, अगर वो 50,000 से ज़्यादा है, देन इन दैट पर्टिकुलर केस आपको ई वे बिल बनाना मैंडेटरी हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपका मान लो 50,000 तो है ही, अगर आपकी जॉब वर्कर या प्रिंसिपल के थ्रू आप उस चीज़ को सेल कर रहे हो और वो चीज़ इंटरस्टेट होती है, तो उस केस के अंदर आपके लिए मैंडेटरी है। तो अगर इंटरस्टेट हो गया वो वहाँ पर। और दूसरा केस आता है अगर आप मान लो हैंडीक्राफ्ट के अंदर अगर आप डील कर रहे हो, जो कि हमने पढ़ा था कि जिसके अंदर पर्सन्स को एग्जम्पशन मिली हुई है, उनको भी एग्जम्पशन तो मिली हुई है, बट अगर वो अपना गुड्स को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उनको 50,000 की लिमिट नहीं देखनी है, उनको भी यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन लेके चलना होगा, ई वे बिल आपको यहाँ पर बनाना होगा। ओके, तो आपके पास आ गया हैंडीक्राफ्ट। तो हमारे पास ये अभी तक हमने तीन चीज़ें देख ली कि या तो 50,000 से ऊपर का कंसाइनमेंट हो, या फिर आपका क्या बोलते हैं इंटरस्टेट हो, किस चीज़ का, या तो इंटरस्टेट होना चाहिए आपका प्रिंसिपल और जॉब वर्कर से आप अपनी चीज़ों को आगे सेल कर रहे हैं, या फिर दूसरी चीज़ आपका हैंडीक्राफ्ट में आप डील कर रहे हो। तो इन सब चीज़ों को आपको पहला एस्पेक्ट जो है हमें ये यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब द क्वेश्चन इज़ कि ई वे बिल होगा किस तरीके से। ई वे बिल विल बी इन टू फॉर्म्स, लाइक सबसे पहले आएगा उसके अंदर पार्ट ए एंड देन उसके अंदर आएगा हमारे पास पार्ट बी। पार्ट ए विल डील विद आपका नॉर्मल चीज़ें जो कि हैं, सबसे पहले आपके पास आता है उसके अंदर पार्ट ए के अंदर जो नॉर्मल डिटेल्स होती है इनवॉइस की, यानी कि जीएसटीआईएन नंबर, आपका रेसिपिएंट का और सप्लायर का, दोनों का। दूसरी चीज़ आपके पास आ जाएगी वही उसका क्वांटिटी, आप कितनी भेज रहे हो, अमाउंट कितनी बन रही है, उस पर टैक्स कितना बन रहा है। तो वो जो बेसिक चीज़ें जो आपके इनवॉइस के अंदर आती है, वो सब चीज़ें पार्ट ए के अंदर आएगी। दूसरी चीज़ के अंदर आने वाला है पार्ट बी के अंदर आपके पास आएगा कि भाई किस व्हीकल के थ्रू आप उस चीज़ को भेज रहे हो, तो उस व्हीकल का नंबर उसके अंदर आ जाएगा। और दूसरी चीज़ ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नंबर उसके अंदर आपके पास आ जाएगा। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स हैं जो कि सबमिट की जाती है। अब ये जो डिटेल होती है ये सबमिट कर देगा आपका सप्लायर या फिर रेसिपिएंट, और जो ये दूसरी डिटेल है पार्ट 2, इसको सबमिट कर देगा आपका जो ट्रांसपोर्टर है, क्योंकि उसको अच्छे से पता होगा। नाउ द क्वेश्चन इज, पहला सबसे पहले हमने एलिजिबिलिटी देख ली कि कौन कौन, पहली बात तो किस किस को वो करना है। दूसरी चीज़ वो किस फॉर्म में होने वाला है। तीसरी चीज़ उसकी वैलिडिटी, अगर अब मैं बात करूं उसकी वैलिडिटी की, तो वैलिड कब तक रहने वाला है। तो गाइज यहाँ पर हमारे पास दो टाइप के ट्रक्स आते हैं सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहली बात तो उसके अंदर क्या आने वाला है कि अगर मान लो आपका एक तो आता है ओवर डायमेंशनल कार्गो, जो कि बहुत बड़े ट्रक्स होते हैं, ओवर डायमेंशनल कार्गो। और एक हो गया आपका नॉर्मल ट्रक्स जो होते हैं, जो कि होते हैं अदर देन ओवर डायमेंशनल, नाउ अगर मैं आपसे बात करूं तो भाई देखो कॉन्सेप्ट जो है ना यहाँ पर सेम रहने वाला है। वो कि क्या होने वाला है कि जब भी आप अपना वो ई वे बिल जनरेट करेंगे, उसके बाद आपके पास अगले, जैसे फॉर एग्जांपल आपने आज उसको जनरेट किया 10 AM पे,
ठीक है। तो नेक्स्ट सेम डे के लाइक रात के 12 बजे तक का आपके पास टाइम होगा, दैट विल कंक्लूड वन डे, ओके, एंड देन सो ऑन। उसके बाद 24 आवर्स का आपका साइकिल चलता रहेगा। नाउ अगर डिस्टेंस जो है ओवर डायमेंशनल कार्गो यानी बहुत बड़े ट्रक्स की अगर मैं बात करूं, तो जो डिस्टेंस है अगर वो 20 किलोमीटर्स तक का है तो वो आपको एक दिन मिल जाएगा, 20 किलोमीटर्स के लिए एक दिन। उसके बाद जितने भी किलोमीटर्स आगे ऐड होते जाएंगे, हर 20 किलोमीटर के लिए आपको एक +1 डेज मिलता जाएगा। यानी कि सिंपल सी बात हो गई, अगर यहाँ पर आपके पास 60 किलोमीटर्स की जर्नी है तो उस 60 किलोमीटर्स की जर्नी के लिए आपके पास 3 दिन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। 3 दिन के अंदर अंदर आपको वो आपका डे कैसे स्टार्ट होगा, सेम वे अगर आज आपने 10 बजे उसको ई वे बिल को जनरेट किया है तो आज के 12 बजे तक का एक दिन, उसके बाद 12 से अगले दिन का 12 और फिर 12 से अगले दिन का 12। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सीक्वेंशियली चलने वाला है। और अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो की अगर मैं बात करूँ तो उस केस के अंदर आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी, उस केस में आपको गाइस आ जाएगा कि आपको जो ये 20 है इट विल कन्वर्ट इनटू 200, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ सेम रहने वाली है। बिकॉज ये छोटे छोटे ट्रक हैं, ये लंबा डिस्टेंस कंपेरेटिवली ट्रैवल कर सकते हैं, वो बहुत बड़े ट्रक हैं, उनको बहुत स्लो स्पीड में जाना पड़ता है, रास्ता बनाते हुए चलना होता है। तो इस केस के लिए उनके लिए एक छोटा डिस्टेंस ही यहाँ पर रखा दिया है कि एक दिन में आप 20 किलोमीटर भी ट्रैवल कर लो तो भाई आपके लिए बड़ी बात है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर इस चीज़ को देखा जाएगा। तो भाई ये छोटी छोटी लिमिट वाली चीज़ें हैं जो आपसे एमसीक्यू में पूछी जा सकती हैं, छोटा मोटा क्वेश्चन इसके ऊपर बन के आ सकता है। मेनली आपको बस ये ध्यान रखना है कि 50,000 वाली बात, प्लस इसके अंदर जो ध्यान में रखने वाली बात है वो ये है कि टैक्स इसमें इंक्लूड होता है। और एक बात और मैं बताना भूल गया आपको कि एग्जेम्प्ट सप्लाईज जो होती है वो यहाँ पर ऐसे यहाँ पर हमारे यहाँ से एक्सक्लूड होकर चलती है, उसको इंक्लूड नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो यानी कि आप जो गुड्स भेज रहे हो उस गुड्स के अंदर अगर कुछ एग्जेम्प्ट वाला पार्ट भी है तो उसको 50,000 के अंदर नहीं गिनेंगे, उसको आप साथ में भेज सकते हो। तो यहाँ पर इस तरीके से ये सब चीज़ें यहाँ पर आपके पास रहने वाली है। सॉरी, नाउ द पॉइंट इज कि भाई ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जहां पर एक चीज़ और जो आपको एमसीक्यू के लिए ध्यान में रखनी है वो ये है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं गाइस जहां पर आपको इसकी ई वे बिल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो भाई वो ऐसी चीज़ें हैं, देखिए सबसे पहली बात तो अगर आप मान लो ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, किस चीज़ का, अगर आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो नॉन टैक्सेबल गुड्स का, ठीक है, गुड्स जो है वो टैक्सेबल ही नहीं है, नॉन टैक्सेबल गुड्स हैं अगर, तो उस केस के अंदर आपको ई वे बिल की जरूरत नहीं है। दूसरा, अगर आप मान लो कोई ज्वेलरी वगैरह आप ट्रांसफ़र कर रहे हो तो भाई उस केस के अंदर आप पहले ही डिस्क्लोज कर दो तो रिस्क में आ जाएगा ना, ठीक है। तो वो चीज़ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप करेंसी में डील कर रहे हैं या फिर ये पोस्टल बैगेज है आपका, ओके, या फिर आपका कोई एम्प्टी कार्गो, सिर्फ कार्गो, जो कार्गो क्या होता है, जो ट्रक का एक स्ट्रक्चर होता है आपका, ठीक है, ट्रक के ऊपर एक कार्गो का पूरा डब्बा रखा होता है, जिस डब्बे के अंदर फालतू एक्स्ट्रा जो भी आपको रखना है वो सामान आता है। तो वो जो कार्गो है इट्स जस्ट अ कंटेनर, तो उस कंटेनर के को हम नहीं मानेंगे उसके अंदर कि आपका सप्लाई की वैल्यू के अंदर कंटेनर को नहीं गिना जाएगा। तो भाई अगर कोई ऐसा कंटेनर है तो उसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास ट्रांसपोर्टेड बाय नॉन मोटराइज्ड व्हीकल के थ्रू अगर आप ट्रांसफर करते हो, यानी कि बग्गी जो घोड़ा गाड़ी टाइप की होती हैं या बैलगाड़ी हो गई, इनके थ्रू अगर आप कुछ ट्रांसफर कर रहे हो तो वहाँ आपको नहीं पकड़ेंगे, इतनी आपको यहाँ पर छूट दे दी गई है। तो भाई अगर नॉन मोटराइज्ड व्हीकल है तो वहाँ पर भी आपको नहीं पकड़ने वाले। या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, भाई डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर अगर आप कुछ ट्रांसफर कर रहे हो कि भाई आपके बहुत ही गन्स वगैरह, एम्यूनेशंस वगैरह ये सब चीज़ें जा रही हैं, तो उस केस के अंदर आप, और जाहिर सी बात है, डिस्क्लोज नहीं करना चाहोगे, जितना ये सीक्रेट रहे उतना बेटर है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि सप्लाई अंडर शेड्यूल 3 जो भी है, सप्लाई अंडर शेड्यूल 3 जो है वो कौन सी होती है कि जो नॉन सप्लाई, जो सप्लाई की कैटेगरी के अंदर नहीं आती, ठीक है, तो उन केस के अंदर भी आपको, जो कि एग्जेम्प्ट है आपकी, तो और या फिर आपके पास आता है सप्लाई अंडर कस्टम सुपरविजन, सप्लाई अंडर कस्टम सुपरविजन वो भी यहाँ पर आ जाएगा। और ट्रांसपोर्ट ऑफ एग्जेम्प्ट गुड्स एक्सेप्ट डी ऑयल्ड केक, तो एग्जेम्प्ट गुड्स भी हैं, तो उस केस में भी आपको ई वे बिल की ज़रूरत नहीं है। तो भाई यहाँ पर ये सब चीज़ें हमने देख ली, ये वो आइटम्स हैं, आपको खुद को एक बार की रीडिंग में आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ जाहिर सी बात है इन चीज़ों में आपसे क्यों ही वो इन्फॉर्मेशन एडवांस में मांगेंगे। नाउ द पॉइंट इज़ कि अगर मान लो आपने ये ई वे बिल की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की, ई वे बिल आपने सबमिट नहीं किया, तो उस केस के अंदर क्या होने वाला है, उस केस के अंदर गाइस आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी सेक्शन नंबर 122 के अंडर, जो कि क्या कहता है कि भाई जो भी टैक्सेबल पर्सन है जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है गुड्स को, उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी 10,000 रुपीज़ की, या फिर और जितना उसने टैक्स इवेड किया है ऐसा काम करके, यानी जितना इवेड किया है या जितना टैक्स इवेड करने वाला था ये हरकत करके, तो उस केस के अंदर आपको इस अमाउंट की आपको पेनल्टी देनी पड़ जाएगी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि आपका साथ के साथ सेक्शन 129 के अंडर गुड्स को आपके कॉन्फिस्केट भी किया जा सकता है। गुड्स कैन बी
कॉन्फिस्केटेड। तो ये भी आपको यहाँ पर बात ध्यान में रख के चलना है। अब देखो बात क्या है कि यहाँ पर ड्यूरिंग दिस ऑल प्रोसीडिंग्स, ये लगाने से पहले जो कमिश्नर है उसके पास क्या क्या राइट है, उसके पास राइट्स ये हैं कि वो आपके गुड्स को रोक सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है, चेक कर सकता है। आपके पास खुद के पास क्या राइट है, 30 मिनट से ज़्यादा अगर आपको डिटेन किया जा रहा है तो आप अपना EWB 04 में जाके आप कंप्लेंट कर सकते हैं कि भाई मुझे अनड्यू टाइम के लिए मेरे को रोका गया है, मेरे चीज़ को यहाँ पर इन्होंने रोका है यहाँ पर, जो जिसकी वजह से मेरा नुकसान हो रहा है। अब द पॉइंट इज़ कि भाई क्या इसको एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन या कैंसिलेशन भी हो सकता है ई-वे बिल का। तो भाई उसके क्या क्या प्रोविजंस हैं यहाँ पर, एक्सेप्टेंस, रिजेक्शन एंड कैंसलेशन। तो भाई अगर मान लो आपने कोई ई-वे बिल रेज कर दिया, ठीक है, रिसिपिएंट अगर फॉर एग्जांपल एक्सेप्टेंस रिजेक्शन कौन करने वाला है कि भाई सप्लायर ने ई-वे बिल रेज किया तो रिसिपिएंट उसको एक्सेप्ट रिजेक्ट करेगा। तो उस केस के अंदर क्या होता है कि रिसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड पर्सन है या फिर सप्लायर जो है वो 72 आवर्स के अंदर अंदर उसको एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, ठीक है, वो 72 आवर्स के अंदर उसको या तो एक्सेप्ट करेगा या फिर रिजेक्ट करेगा। दूसरी बात हमारे पास ये आती है कि भाई या फिर बिफोर डिलीवरी ऑफ गुड्स विच एवर अर्लियर और डीम्ड एक्सेप्टेंस, यानी कि या तो 72 आवर्स के अंदर उसको एक्सेप्ट कर ले या फिर डिलीवरी के टाइम पे उसको एक्सेप्ट कर ले, विच एवर इज अर्लियर। अगर ऐसा नहीं होता, अगर वो कुछ भी नहीं इंटीमेट, अगर वो इंटीमेट करता है तो रिजेक्ट करने के लिए उसको इंटीमेट करना पड़ेगा, अगर वो कुछ भी इंटीमेट नहीं करता तो उसको डीम्ड एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा। कैंसिलेशन की अगर मैं बात करूं तो भाई अगर मान लो आपने कोई गुड्स के लिए आपने ई-वे बिल रेज किया लेकिन बाद में फर्दर क्या हुआ, लेटर ऑन उन गुड्स को ट्रांसपोर्ट ही नहीं किया गया, अब इन दैट पर्टिकुलर केस क्या होने वाला है आपके पास कि भाई गुड्स नॉट ट्रांसपोर्टेड एज पर डिटेल्स फर्निश्ड जो डिटेल आपने की गई है उसकी या तो ट्रांसपोर्ट नहीं किया या फिर जो डिटेल सबमिट की गई थी उस डिटेल्स के हिसाब से उसको ट्रांसपोर्ट नहीं किया। दोनों केसेस के अंदर आपने ई-वे बिल पे खरे नहीं उतरे आप, ठीक है। तो उस केस के अंदर आपको क्या करना होगा, तो भाई 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको कैंसिलेशन देनी होगी कि भाई गुड्स जो हैं वो रिमूव नहीं हो पा रहे हैं, उनको कैंसिल करना पड़ेगा। अब क्या हो रहा है, आपने कम किया तो आपको उस 24 आवर्स के अंदर आपको बताना पड़ेगा कि भाई मैंने गुड्स कम भेजे हैं, ज़्यादा भेजे तो ही बताना पड़ेगा कि मैंने गुड्स थोड़े से ज़्यादा भेजे हैं, तो उसमें डिफरेंस मिलेगा। जो भी डिस्क्रिपेंसी है उसको कैंसिल करके आप नया ई-वे बिल उसमें रेज कर सकते हैं। नाउ द पॉइंट इज कि किस टाइम पे आपको ई-वे बिल रेज करना है। सबसे पहला पॉइंट ही डिस्कशन यही होना चाहिए था कि भाई यहाँ पर आपकी सप्लाई हो रही है बाय रोड, अगर आप कर रहे हैं तो बाय रोड आपका इस पॉइंट ऑफ सप्लाई से पहले हो जाना चाहिए, ठीक है, सप्लाई यानी ट्रांसपोर्टेशन शुरू होने से पहले हो जाना चाहिए। बट अगर मैं बात करूं आपके सामने बाय शिप और बाय वेसल, तो उस केस के अंदर आपका हो जाना चाहिए डिलीवरी से पहले। तो यानी कि अगर आप चाहें तो आप सप्लाई ट्रांसपोर्ट शुरू होने से पहले भी उसको ई-वे बिल को रेज कर सकते हैं, बट मैक्सिमम आपको करना होगा डिलीवरी के टाइम से पहले। तो ये एयर और वेसल के केस में ही आपके पास छूट है। अगर आपकी बात करूं मैं सिर्फ रोड की, तो रोड के केस के अंदर बाय रोड अगर आप भेज रहे हो तो आपको पहले ही उसको आपको ई-वे बिल को बनाना होगा। सो गाइज दिस इज द होल पॉइंट। ये सारे एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें थी जिनको आपको ध्यान में रखना है। किन किन लिमिट्स को आपको ध्यान में रखना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान में रखना है 50,000 रुपीज़। इसमें इंक्लूड होगा टैक्स, बट इसमें इंक्लूड नहीं, टैक्स कौन सा, GST ओनली। इसमें इंक्लूड होगा GST, बट क्या इंक्लूड नहीं होगा, एग्जेम्प्ट सप्लाई। दूसरी केसेस क्या क्या थे, अदर देन मॉनेटरी लिमिट्स, क्या प्रिंसिपल जॉब वर्कर है या फिर हैंडीक्राफ्ट गुड्स के जो कर रहा है जिसको एग्जेम्प्ट किया गया है, उस केस के अंदर आपको यहाँ पर इससे बाहर रखा गया है। क्या क्या इसके अंदर आइटम्स होंगी ये हमने देख लिया। दूसरी चीज़ आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये देखनी है कि ओवर डायमेंशनल जो बड़े ट्रक्स हैं उनको 20 किलोमीटर पर डे मिला हुआ है, और उसके बाद अगर मैं नॉर्मल अदर देन ओवर डायमेंशनल की बात करूं तो उस केस में आपको 200 किलोमीटर पर डे यहाँ पर आपको मिला हुआ है। किन किन चीज़ों के लिए आपको ये भी ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों के ऊपर ई-वे बिल की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम्पशन मिली हुई है, आपको अलग से दिया जाएगा कि भाई इस टाइप की चीज़ है और इसके ऊपर आपने ई-वे बिल नहीं बनाया तो क्या बनाना चाहिए था, तो आपको यहाँ पर इस चीज़ को एक्सप्लेन करना होगा। पेनल्टी कितनी लगने वाली है, 10,000 या फिर जितना आपने टैक्स इवेड किया, और 129 के अंदर गुड्स कैन बी कन्फिस्केटेड। अगर आपको कमिश्नर ने रोका है, 0 से ज़्यादा टाइम लगा रहा है, 30 मिनट से ज़्यादा टाइम उसने अगर लगा दिया, तो आप ई-वे बिल EWB 4 के अंदर उसमें कंप्लेंट जारी कर सकते हैं कि भाई मुझे ज़रूरत से ज़्यादा टाइम डिटेन किया गया है, मेरा टाइम ख़राब हुआ है। अगर आपको एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन देनी है तो 72 आवर्स या फिर डिलीवरी से पहले। तो भाई ये सब थे मेन प्रोविजंस। दिस इज एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू ई-वे बिल का। आई होप आपको ये पूरा का पूरा प्रोसीजर अच्छे से समझ में आ गया हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।